सब लोग चल रहे हैं और हमें भी तुम पे विश्वास है कि तुम लोग अच्छा करने की कोशिश करोगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। तभी तुम आज इस वीडियो को देख रहे हो यार। इसी विश्वास के साथ एक दूसरे पे कोशिश करते हैं कि यार इस बार का मतलब ऐसा रिजल्ट लेके आ जाए जो सबको चौंका देने वाला हो। अभी भी मोर देन सफिशिएंट टाइम है, अभी भी आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन हाँ कोशिश यही करनी है कि अपना बेस्ट दो। कभी भी ये मत सोचो कि अरे सर मैं तो यहाँ हूँ, इस टाइप पे हूँ, मेरे मार्क्स इतने नहीं आ रहे, उतने नहीं आ रहे। अभी हम रिसेंटली कहीं पे किसी बच्चे से मिले तो उसने सीधा बोला सर मैं तो मतलब इस वाले में था, इस वाले बैच में मतलब 2 महीने 3 महीने कोर्स क्लास कोर्स में करके अपना निकल गया, क्योंकि मैंने बस यही सोचा था मेरे पास लूज करने को पूरा साल पड़ा है, लेकिन अगर मैं गेन करना चाहूंगा तो पूरा 1 साल गेन कर सकता हूँ। तो भाई सीधी सी बात है, हारना तो मतलब ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं सिलेक्शन होगा, ये बात तो तय है, लेकिन जीतने का पक्का है। अगर आप सही से मेहनत करोगे तो आप देखो ना आज अपने ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि सर आपने 3 दिन में आपने साथ-साथ मेहनत करी, साथ-साथ चीजें प्रैक्टिस करी, चीजें हो जाएंगी सर। अगर आप देखोगे आपको सब कुछ ही आपको रियलाइज होगा कि यार कुछ नहीं था, ये सब चैप्टर्स बस हंसी मजाक करते हुए निकलने वाले चैप्टर्स थे। कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप ही से होगा सर, आप ही करोगे, सब कुछ आप कर सकते हो। बस कोशिश कीजिएगा और कोशिश करेंगे तो कभी हारेंगे नहीं, ठीक है ना? तो ट्राई कीजिए जितना हो सकता है, आप सब लोग ट्राई कीजिए। ओके चलो, हम लोग लास्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन देख लिया था, रेट ऑफ रिएक्शन देख लिया था, रेट ऑफ रिएक्शन करने के बाद हम लोग लास्ट क्लास में इंटीग्रेटेड रेट लॉस पे आ गए थे। एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं। इवन आज मैंने सोचा है अभी लास्ट में अपने पास कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मिक्स्ड, ताकि आपको इस पूरे चैप्टर की पकड़ आ जाए। इंटीग्रेटेड रेट लॉस हमने लास्ट क्लास में किया था। जीरो ऑर्डर में हमने लिखा था R0 माइनस RT, R0 माइनस RT, ये R0 माइनस RT लिखा था, दैट इज इक्वल्स टू KT लिख दिया था। जीरो ऑर्डर ये था। फिर मुझे बोला गया कि सर R0 माइनस RT इज इक्वल्स टू KT होगा। इसका हाफ लाइफ निकाला था, R0 अपॉन 2K लिखा था, R0 अपॉन 2K लिखा था, R0 अपॉन 2K लिखा था। जीरो ऑर्डर यही था, जीरो ऑर्डर यही था सर, जीरो ऑर्डर में यही काम करना था सर। जीरो ऑर्डर में T100% इज नथिंग 2 टाइम्स T50, T75% इज नथिंग 1.5 टाइम्स T50, T25% इज नथिंग 0.5 टाइम्स T50। सर ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था, बहुत ही सिंपल से ग्राफ बनते थे, बहुत सिंपल सा रिएक्शन, बहुत सिंपल से ग्राफ। सर R0 माइनस RT को हम लिख देते थे रिएक्टेंट कंज्यूम, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म। रिएक्टेंट उतना ही कंज्यूम होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। मजा कहां आया फर्स्ट ऑर्डर में? फर्स्ट ऑर्डर में कहानी कुछ अलग थी। फर्स्ट ऑर्डर में देखोगे तो सर RT की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो R0 e की पावर RT इज नथिंग R0 e की पावर माइनस KT आएगा, RT e की पावर माइनस KT आ जाएगा। ये देखोगे ध्यान से, ये देखना अपने पास यहाँ पर ln R0 अपॉन RT करेंगे, ln R0 अपॉन RT करेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू KT हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉग लगाते हैं तो लॉग R0 अपॉन RT होगा, लॉग R0 अपॉन RT होगा KT अपॉन 2.303 हो जाएगा, KT अपॉन 2.303 हो जाएगा। लॉग R0 बाय RT KT अपॉन 2.303, लॉग R0 अपॉन RT। यहाँ से हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसी से हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। और यहाँ से टाइम निकालने को बोले, K निकालने को बोले, रिलेशन बोले, हाफ लाइफ बोला जाए तो हाफ लाइफ ln 2 बाई हाफ लाइफ क्या आया था, ln 2 बाई K आ गया था, या फिर 0.693 अपॉन क्या आ गया था, K आ गया था, 0.693 अपॉन क्या आ गया था, K आ गया था, T हाफ आ गया था। T75% की बात करें तो ये 2 टाइम्स T50% होता है। T87.5% की बात करें तो ये कितना था, 3 टाइम्स T50 था। हमने ये भी पढ़ लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर में अगर आफ्टर n हाफ लाइफ बोला जाए, आफ्टर n हाफ लाइफ बोला जाए तो सर n हाफ लाइफ के बाद RT की वैल्यू कितनी होगी, R0 2 की पावर n। यहाँ पर टाइम कितना होगा, n टाइम्स T हाफ होगा, यही होगा। एग्जाम हॉल में ये दिया है तो ये निकाल लेना, और ये दिया है तो ये निकाल देना, अपने पास इसके ऊपर गेम खेलते हो। सर इन्फिनिटी पे जाके फर्स्ट ऑर्डर कहाँ कंप्लीट होता है, इन्फिनिटी पे जाके कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है, इन्फिनिटी पे जाके कंप्लीट होती है। तो देख लीजिएगा आफ्टर n हाफ लाइफ ये आ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके कांसेप्ट होगा तो यहाँ पर एक कांसेप्ट आता है T एवरेज। T एवरेज की वैल्यू क्या आती है 1/k। सर जब टाइम इज इक्वल्स टू T एवरेज होता है उस टाइम पे सर RT की वैल्यू कितनी हो जाती है, R0/e हो जाती है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि T एवरेज इज नथिंग 1/k हो जाएगा। आफ्टर n हाफ लाइफ ये सब चीजें फॉलो करने को मिल जाएंगे, ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। T एवरेज ये होता है, टाइम इज इक्वल्स टू दिस, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लो, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर कर लिया। अब यहाँ तक करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर के सारे अलग अलग कंडीशंस पढ़ी। इसका हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, उसका हाफ लाइफ डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने एक nth ऑर्डर पढ़ लिया था। nth ऑर्डर क्या होता है तो सर 1 अपॉन RT की पावर n माइनस 1, 1 अपॉन RT की पावर n माइनस 1, 1 अपॉन R0 की पावर n माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इनटू क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। और यहाँ फिर हाफ लाइफ की बात करें किसी भी ऑर्डर में तो 1 अपॉन R0 की पावर n माइनस 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंड 1 अपॉन K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस तो ये सब चीजें हमने पूरा कल की क्लास में लास्ट क्लास में ये पूरा यही पढ़ा था। ओवरऑल देखना, इसमें अलग अलग ग्राफ पढ़े थे, अलग अलग ग्राफ के अलग अलग स्लोप पढ़े थे, ये सारी कहानी करी थी। अदरवाइज देखोगे तो सारे इंटीग्रेटेड रेट लॉस के न्यूमेरिकल्स वाली फार्मूला देखो तो न्यूमेरिकल्स वाली चीजें हमने लिख रखी है। अब इसी को आप जितना ज्यादा हो सकता है रिवाइज करते रहिए, पक्का हो जाएगा सर। यही सब था ना लास्ट क्लास में, अरे यही तो था अपने पास, कर सकते हैं, श्योर हो, देख लो, डन। चलो अब हमने लास्ट क्लास में ये सब चीजें करी थी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी किया था। अब देखो बेटा वो सब चीजें ऐड कर लो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर किया था, फर्स्ट ऑर्डर के एप्लीकेशन में सर इन्फिनिटी का कांसेप्ट भी कर लिया था कि इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो क्या होगा, इस पे चले जाएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में करी हुई थी, पक्का। अब मुझसे किसने बोल दिया कि मैं एक काम करता हूं सर, अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने पहली क्लास में पढ़ी थी वो रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की तो रेट ऑफ रिएक्शन देखना अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन सर पहली चीज। अब देखना आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली चीज फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, क्या सर इस पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा तो कैसे। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या होगा बताओ, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा बताओगे। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहली चीज फिजिकल स्टेट का रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा, क्या होगा। तो सर एक बात बताइए, सबसे ज्यादा रेट किसका होगा सर, सॉलिड का कम होगा, फिर किसका होगा, लिक्विड का, फिर किसका होगा सर, सॉलिड से लिक्विड का ज्यादा, फिर किसका होगा, गैस का। सर रेट किसका ज्यादा होगा, गैस जल्दी फास्ट रिएक्शन करेगी, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रैंडम मोशन होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स जल्दी रिएक्ट करेंगे, उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उनका ज्यादा होगा। सर दूसरा साइज ऑफ रिएक्टेंट की बात करें, साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो साइज ऑफ रिएक्टेंट पे भी क्या होगा, आपको फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो सर आपको ही पता है जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, साइज जितना बढ़ेगा सर रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा उतना कम हो जाएगा। जितना स्मॉल साइज उतना फास्ट रिएक्शन, जितना स्मॉल साइज उतना सरफेस एरिया बड़ा और उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। साइज ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा सर। रेट ऑब्वियस है, रेट वाला एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि रेट जो होता है सर वो K टाइम्स रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगा, n, K टाइम्स रिएक्टेंट की पावर किस पे डिपेंड करेगा, n पे। तो सर देख लो कंसंट्रेशन पे भी फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन ज्यादा करोगे कम करोगे उसके हिसाब से फर्क पड़ेगा। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से ही फर्क पड़ेगा सर, वॉल्यूम से ही फर्क पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम v की पावर n से, मतलब अगर कंसंट्रेशन के बदले यहाँ पर वॉल्यूम भी बोल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन v की पावर n। सर ये v की पावर n से भी फर्क पड़ेगा। फोर्थ वन, और यही हम लोग की लाइफ में आज पढ़ना है सर। ये सब चीजें हमने पहले कर ली है, टेंपरेचर का कंसंट्रेशन का इफेक्ट हमने लास्ट क्लास में कर लिया, कंसंट्रेशन की सारी कहानी लास्ट क्लास में कर ली है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टेंपरेचर कैसे इफेक्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को टेंपरेचर कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को टेंपरेचर कैसे इफेक्ट करेगा ये हम लोग जानने वाले हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये किस तरह से हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग कैसे बात करेंगे। अगर टेंपरेचर की बात की जाए तो कैसे होगा, पक्का टेंपरेचर के ऊपर बात करी जाएगी आज, टेंपरेचर के ऊपर बात की जाएगी कि सर टेंपरेचर डिपेंडेंस कैसे होता है। एक्चुअली टेंपरेचर रेट पे कैसे फर्क पड़ता है उसके लिए टेंपरेचर एक्चुअली ग्रेट कांस्टेंट
कांस्टेंट चेंज कर देता है। रेट कांस्टेंट क्या है, ध्यान सुनिएगा। एक्चुअली हमने रेट कांस्टेंट को अगर देखें के रेट कांस्टेंट, अभी इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होता है, के इज नथिंग, रेट कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना, अभी आप आगे जाके अभी जस्ट इसके बाद थर्मोडायनामिक्स के बाद आ जाएगा इक्विलिब्रियम, तो वहां पे हम लोग पढ़ लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो ये क्या हो जाता है, केएफ अपॉन केबी हो जाता है। ये क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये देख लो सर, अगर मैं बोलता हूं रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन, इसी का रेशियो जो होता है वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। इसी का जो रिएक्शन होता है, इसी का जो ऑर्डर होता है वो क्या कहलाता है, सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, केएफ अपॉन केबी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का कंपेयर कर दोगे वो इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। और इसीलिए क्यों बढ़ा है, क्योंकि सर ये ना ये रेट कांस्टेंट के साथ ही फ्लक्चुएट करेगा। इसकी जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली टेंपरेचर पर डिपेंड करती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो इसकी भी डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, तो देखना ध्यान से। रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, हमने क्या देखा कि सर इफ देयर इज, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ टेंपरेचर इज, हमने क्या देखा कि इफ टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड बाय, ध्यान देखिएगा, इफ टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, अगर टेंपरेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं देन रेट कांस्टेंट विल इंक्रीज will increase 2 to 3 times। अब बताओ सर, अब टेंपरेचर बढ़ा रहे हो, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट 2 से 3 के बीच में कुछ बढ़ेगा। अब 2 से 3 का मतलब क्या हो गया, 2 to 3 टाइम्स के बीच में एग्जैक्ट कितना होगा। और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे हम मेजर कर पा रहे थे। यहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं भाई, इसको बोलते हैं टेंपरेचर कोफिशिएंट। यहां पे हम एक वर्ड यूज करते हैं टेंपरेचर कोफिशिएंट। टेंपरेचर कोफिशिएंट क्या होता है सर, टेंपरेचर कोफिशिएंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज नथिंग के रेट कांस्टेंट t + 10 डिवाइडेड बाय के t टेंपरेचर पे। सर रेट कांस्टेंट टेंपरेचर कोफिशिएंट म्यू इज नथिंग के t + 10 अपॉन के t बोल देते हैं। टेंपरेचर कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, म्यू के t + 10 डिवाइडेड बाय के t बोल देते हैं। ठीक है, तो ये टेंपरेचर कोफिशिएंट हो गया, के t + 10 अपॉन के t हो गया, पक्का अपॉन के t हो गया। ये देख लो टेंपरेचर कोफिशिएंट म्यू के t + 10 अपॉन के t हो गया। सर यहां पर रेट कांस्टेंट हायर टेंपरेचर पे 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन ये, सर इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है ये कहलाता है टेंपरेचर कोफिशिएंट। सर कितना से फ्लक्चुएट कर रहा है, नॉर्मली 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना करता है, 2 से 3। फिर लोग मैं सर बात बताओ, ये 10 डिग्री सेल्सियस पे 2 से 3 डिग्री टाइम्स हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस पे आपने बताया ना, 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। तो भाई अगर 10 के मल्टीपल पे हो ना, देखना अपने पास, अगर तुम 10 के मल्टीपल पे हो, अगर तुम 10 के मल्टीपल पे हो तो सर देखिएगा 10 के मल्टीपल पे हो तो सर टेंपरेचर अगर तुम 10 से बढ़ाओगे ना, टेंपरेचर अगर यहां पर t है, यहां t + 10 करोगे तो सर ये 2k हो गया, t + 20 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। हर एक 10 केल्विन पे, हर एक 10 केल्विन पे मिनिमम आपका इतना होगा। सर 10 केल्विन बढ़ाओगे सर ये क्या हो जाएगा, 8k हो जाएगा। हर एक t + 10 पे, हर एक जगह पे क्या हो जाएगा, 16k हो जाएगा। हर एक t + 50 पे 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 32k हो जाएगा। मतलब सर हर एक 10 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो रेट कांस्टेंट है वो कितने से डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। अपनी वैल्यू का क्या हो रहा है, 2 to 3 टाइम्स, 2 टाइम्स मिनिमम होगा। तो मैंने क्या किया, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो मिनिमम क्या करूंगा, 2 टाइम्स तो लेके चलूंगा। मैक्सिमम कितना जाएगा, 3 टाइम्स। तो मैंने मिनिमम कितना ले लिया, सर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे, 10 डिग्री और बढ़ाओगे, 10 डिग्री और बढ़ाओगे, 10 डिग्री, मतलब अगर आपने 50 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर बढ़ाया तो आपका कितना हो जाएगा, सर 32 टाइम्स हो जाएगा, पक्का। फिर यार लोगों ने बोला यार ये बताओ ये कब तक 10 डिग्री सेल्सियस का गेम खेलते रहेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस होगा तो, अगर 7 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये बीच वाले का टेंपरेचर होंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए कौन आया, इसके लिए आया हमारे पास आर्हेनियस भाई साहब। आर्हेनियस भाई साहब ने क्या बोला, इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। आर्हेनियस ने क्या बोला कि भाई साहब सुनिएगा, आर्हेनियस ने बोला यार ये ना एक काम करो, तुम लोग इतनी टेंशन मत लो, तुम लोग इतनी टेंशन मत लो, जो अपना रेट जो आर्हेनियस थ्योरी थी उसने बोला यार इतना मत सोचो, ये देखो रेट जो होगा ना वो कुछ नहीं इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। सर अच्छा पहले के की बात करते हैं, के इज नथिंग a into e की पावर माइनस e अपॉन आर टी। के की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, a into e की पावर माइनस e अपॉन आर टी। ये क्या है, रेट कांस्टेंट टेंपरेचर के साथ रिलेशन। देख लीजिएगा, अगर मैं थोड़ा और ऐसे बड़ा लिख देता हूं, k इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस e अपॉन आर टी। ये वेयर T इज टेम्परेचर इन केल्विन, वेयर T इज टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में E की वैल्यू बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, ये इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, ये इज एक्टिवेशन एनर्जी। सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है पता चल जाएगा। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पढ़ ली हुई है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज हमें पता है क्या होती है, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। अगर आप इस ऐसा यूनिट में लेते हो तो ये की वैल्यू बात करें 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, या फिर अगर मैं लीटर एटीएम में लूं तो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। सर हमने मोल कांसेप्ट में पढ़ा हुआ है। R की वैल्यू कब कहां यूज करनी है देख लीजिएगा। सर ये क्या है, तो सर इसको बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, या फिर इसको हम लोग बोल जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, या फिर बोल जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, आर्हेनियस फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये देख लो यहाँ पर के किस पे डिपेंड करेगा, ये कांस्टेंट है e की पावर माइनस e अपॉन आरटी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी समझेंगे पहले, देखना अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी समझो। टेंपरेचर अब बढ़ाओगे तो सर टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। e की वैल्यू पावर माइनस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सर माइनस में कम होगी तो ऑब्वियस है आपके पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। टेंपरेचर बढ़ाएंगे k की वैल्यू बढ़ेगी, टेंपरेचर अगर कम करते हैं तो सर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर कम हो जाएगी। ये बात पता चल गई। चलो एक्टिवेशन एनर्जी को देखो, एक्टिवेशन एनर्जी अगर ये बढ़ाओगे e की पावर नेगेटिव में बढ़ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे सर k क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम। और अगर सर एक्टिवेशन एनर्जी कम करोगे तो सर एक्टिवेशन एनर्जी कम करोगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। रेट कांस्टेंट दो ही चीजों पर डिपेंड कर रहा है, बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है। सर एक्टिवेशन एनर्जी और टेंपरेचर अलग अलग रिएक्शन पे अलग अलग टेंपरेचर पे अलग अलग चीज होंगी, बाकी ये कांस्टेंट है, e की कांस्टेंट है, r की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लोगों ने बोला भाई साहब ये कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिएगा सर पहली चीज एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है तो देखिएगा, सुनिएगा क्यों, क्योंकि इसकी अब यहाँ से अब थर्मोडायनामिक्स की शुरुआत हो जाती है। एक्चुअली जब किसी ग्राफ को आप ड्रॉ करते हैं, जब एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के जब ग्राफ को आप ड्रॉ करते हैं तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, वहां पर क्या देखने को मिलता है कि सर ये मान लो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। सर ये जो होता है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मैं ऐसे लिख देता हूं ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट होगा। ये देखिएगा सर ये जो होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये जो है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। सर दोनों में एनर्जी इसकी कम होगी, वो ज्यादा स्टेबल होता है। किसी रिएक्शन की एंथैल्पी जो निकालनी होगी तो रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, सर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बताओगे इस रिएक्शन में ये जो गिवन ग्राफ है, इस रिएक्शन में किसकी एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की कम है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी। मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्शन में फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो प्रोडक्ट माइनस क्या करेंगे, रिएक्टेंट करेंगे। ये देख लो अपने पास ट्रांजिशन स्टेट हुआ, ट्रांजिशन स्टेट हुआ। सर ये देखिएगा सर इसमें और इसमें से जो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, जो इनके बीच का एनर्जी गैप है, इसी को क्या बोल देंगे, डेल्टा एच रिएक्शन बोल देंगे, डेल्टा एच रिएक्शन बोल देंगे। ये रिएक्शन का एंथैल्पी हो गया। लेकिन ये वाली कौन सी एनर्जी होती है,
ये जो होती है ना, अगर मैं इसको एनर्जी का नाम लूं तो ये क्या है, थ्रेशोल्ड है। मतलब इस तक कम से कम आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बना पाएंगे। कम से कम यहां तक पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या बना पाएंगे, प्रोडक्ट बना पाएंगे। सर इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। सर ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। सर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच रिएक्शन की एंथैल्पी इज नथिंग एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। देखना सर, इस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस एनर्जी। सर दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी मिला के ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या हो गया सर, रिएक्टेंट को कम से कम इतना एक्टिवेट करना पड़ेगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। सर कहां तक ले जाने के लिए, यहां से लेकर थ्रेशोल्ड तक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को कहां तक ले जाने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए, थ्रेशोल्ड तक ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। सर फॉरवर्ड रिएक्शन में ये होगी, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, ये होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी। ये देख लो सर, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड प्लस एंथैल्पी इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। अब अगर एक्सोथर्मिक है तो, अगर एंडोथर्मिक होता तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा सर, ग्राफ में कहां चेंज आएगा सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन में ग्राफ जो होगा ना, प्रोडक्ट ऊपर होगा। ध्यान सुनना, प्रोडक्ट क्या होगा, ऊपर होगा। एनर्जी हो गया और ये क्या हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया। एनर्जी हो गया और ये क्या हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया। सर एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखना, ये देखोगे ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये सर देख लीजिए, इनके और इनके बीच का, इनके और इनके बीच का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा एच बोलते हैं, रिएक्शन एंथैल्पी बोलते हैं। सर आपकी बार डेल्टा एच की वैल्यू देखिएगा, एचपी माइनस एचआर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या हो गया, ये एंडो हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब देखो सर कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी क्या लिखोगे, आपकी कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी बड़ी है सर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये फॉरवर्ड वाली। ये कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी है सर, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कौन सी है, ये बैकवर्ड वाली। प्रोडक्ट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना है, अगर ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना है तो सर कौन सी एनर्जी लेनी है सर, एक्टिवेशन एनर्जी लेनी है। फॉरवर्ड में ये वाला, बैकवर्ड में ये वाला। बताओगे क्या बनेगा, अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो मुझे यहां पर क्या पता चल रहा है सर, फॉरवर्ड की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी इज नथिंग, रिएक्शन की एंथैल्पी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ क्या आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा। फॉरवर्ड की एंथैल्पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड आ जाएगा, यही होगा। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी समझो, एक्टिवेशन एनर्जी इज नथिंग, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को कहां तक लेके जाने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट तक लेके जाने के लिए, या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स को कहां लेके जाने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए जो एनर्जी होगी उसी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। उसी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोल देंगे। उसी को क्या बोल देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोल दिया जाएगा। पक्का देख लो भाई, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। अगर कोई रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन में अगर टेंपरेचर बढ़ाते हो तो ऑब्वियस है ना भाई, एनर्जी बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी बढ़ाओगे मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ाओगे, इधर की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। सर इधर का देख लेंगे पक्का। तो ये पहले ग्राफ देख लीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी सर, ये एंथैल्पी को बोलते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को। सर इनके बीच का जो गैप होता है उसी को एंथैल्पी बोला जाता है। ये अपने पास आर्हेनियस की थ्योरी हो गई। अब देखना थोड़ा पहले थ्योरी कर लेते हैं। ये देखो आपको क्या बोल दिया गया, ए की पावर माइनस ए अपॉन आरटी, ये इक्वेशन दे दी गई। पहली इक्वेशन को पहले समझते हैं, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे आएंगे और अच्छे से कांसेप्ट को पक्का करके आज फिनिश करेंगे चैप्टर। मुझे ये बोल दिया गया सर, इसमें एक काम करिए, एलएन लगा दें। एलएन जैसे ही लगाएंगे, नेचुरल लॉग जैसे ही लगाएंगे सर, ई की पावर माइनस ए अपॉन आरटी, ये क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल्स टू ln a और ln e, मतलब ये पूरा का पूरा पावर क्या आ जाएगा बाहर, और ln e की वैल्यू कितनी होती है, ln e की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। सर पहली चीज आपको एग्जाम हॉल में हो सकता है डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया जाए और डायरेक्ट इक्वेशन बोला जाए कि सर डायरेक्ट इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। इक्वेशन डायरेक्ट कंपेयर करने को बोला जा सकता है, आप इक्वेशन डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिएगा। जैसे भी एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पर आपको इक्वेशंस कंपेयर करने हैं। अगर ln k ln a, यहां पर देखिए, अगर मैं ग्राफ भी बनाना चाहूं, ध्यान से देखिएगा, ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाना चाहूं, ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाना चाहूं तो ये क्या है, ln a है, ये क्या है, ln a है। सर y इंटरसेप्ट हो गया और यहां पर देखोगे तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा सर, माइनस e अपॉन, स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस e अपॉन r आ जाएगा। स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस e अपॉन r आ जाएगा। स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस e अपॉन r आ जाएगा। देख लो, यही होगा, श्योर हो। देख लो एग्जाम हॉल में ln k को हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 log k लिख सकते हैं। ln a को क्या लिख सकते हैं, ln a को क्या लिख सकते हैं, 2.303 log a लिख सकते हैं। माइनस e अपॉन rt लिखा जा सकता है, e अपॉन rt लिखा जा सकता है। ये देखना अपने पास, अगर मैं 2.303 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या होगा, log k इज नथिंग, log a e अपॉन 2.303 rt, क्या होगा 2.303 rt, यही होगा। सर अब इस ग्राफ को ड्रॉ करना चाहे तो आप इस ग्राफ को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं, अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं कि सर ये log k का ग्राफ हो गया, ये 1/t का ग्राफ हो गया, अब बनाइए ग्राफ तो आपको पता चलेगा। सर यहाँ कहां से स्टार्ट करेंगे, log a से ग्राफ को किधर की तरफ लेके जाएंगे, स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा माइनस e अपॉन 2.303 r। सर ln k वर्सेस log k का ग्राफ आप देखेंगे, दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा, दोनों का स्लोप अलग अलग है, दोनों का स्लोप अलग अलग है। एग्जाम हॉल में हो सकता है इसका कंपैरिजन पूछ दिया जाए, एग्जाम हॉल में हो सकता है इसका कंपैरिजन पूछ दिया जाए, एग्जाम हॉल में हो सकता है सर ग्राफ पूछ दिया जाए, दोनों का स्लोप पूछ दिया जाए। स्लोप ग्राफ इस चैप्टर में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि भैया यहाँ पे स्लोप पूछा जाएगा, यहाँ ग्राफ पूछ दिया जाएगा, यहाँ पर इक्वेशंस को कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा, यहाँ इक्वेशंस कंपेयर हो रही होंगी, ये देख लीजिए, कर सकते हैं सर, श्योर हो। कहीं भी मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे दिया, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, अभी समझना। अच्छा अब एक सिंपल सा लाइन, अगर अलग अलग टेंपरेचर पे, अलग अलग ग्राफ, अलग अलग टेंपरेचर पे अलग अलग उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देखिएगा। अलग तो पहले इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, स्लोप हो गया ना, सबका स्लोप हो गया। चलो आप इसके ऊपर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हें आइडिया आ जाए। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाता हूं, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एक्टिवेशन एनर्जी कंपेयर करना है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। आपको इक्वेशन दी हुई है, की इक्वेशन क्या दी गई है, एक्टिवेशन एनर्जी के की वैल्यू दी गई है, के क्या है ये दिया हुआ है, बताओ ये दिया हुआ है, कैसे करेंगे तो ये देखिए, कैसे करेंगे तो निकालिए, कैसे निकलेगा सर, अब कैसे कंपेयर करें, अरे कुछ नहीं भैया, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या होगी, a इंटू e की पावर माइनस e अपॉन rt होता है, कंपेयर करो सर, कुछ नहीं, आप कंपेयर करके देखना, ध्यान से देखना। सर a की वैल्यू, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू क्या है 4.5 इंटू 10 की पावर 11 होगी, a की वैल्यू क्या होगी 4.5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, 4.5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, 4.5। सर e की पावर को कंपेयर करो तो माइनस 28,000, ये केल्विन लिखा हुआ है, के मतलब 1000 मत समझना, केल्विन अपॉन टेंपरेचर इज नथिंग, माइनस e अपॉन rt लिख सकता हूं। दोनों कंपेयर कर लो इक्वेशंस को, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, t से t कैंसिल। सर व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी 28,000 टाइम्स r। अब r की वैल्यू जो ऑप्शन में दिया हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो सब्जेक्टिव है, r की वैल्यू अगर जूल्स में पूछेगा तो जूल्स में इतना निकाल दो, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी निकल के आएगी। आप इक्वेशन को कंपेयर करो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो। सर ये गिवन इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल के आगे जो लिखा होता है वो ए होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो लिखा होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, कंपेयर करके निकाल दो। सर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन बहुत आएगा, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन बहुत आएगा, पहले जो कंपैरिजन क्वेश्चन करते हैं फिर करते हैं। ये देखो, ये अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब की बार क्या कर रहा है, लॉग को कंपेयर कर रहा है, लॉग का इक्वेशन चेक कीजिए, लॉग का इक्वेशन चेंज कीजिए, चेक कीजिए, या माइनस है, लॉग का इक्वेशन चेक कीजिए। तो लॉग के की वैल्यू क्या आई थी, यहां देखिएगा, लॉग के 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी है। लॉग के का इक्वेशन क्या लिखा है, हमने थोड़ी देर पहले लिखा है, क्या लिखा है, लॉग ए माइनस e अपॉन rt लिखा है, 2.303 e अपॉन 2.303 rt लिखा है, यही होगा, यही होगा। सर दोनों कंपेयर कर लीजिए, लॉग
k इज इक्वल्स टू सॉरी log a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 14.34। सर a की वैल्यू क्या आ जाएगी एंटी लॉग 14.34 ये आ जाएगा एंटी लॉग आ गया जितना भी है। अब एंटी लॉग मैंने पहले बोला है प्लीज अपने पास ट्राई कीजिएगा एंटी लॉग निकालना सीख लीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो ये 10 की पावर 15 हो जाएगा 10 की पावर 15 हो जाएगा और एंटी लॉग 0.34 तो 10 की पावर 14 होगा और दैट विल बी अप्रॉक्सिमेटली 2 into 10 की पावर 14 आ जाएगा। कैसे आता है जिन लोगों को नहीं आता प्लीज एक बार देख लीजिएगा नहीं तो फिर मैं देखता हूं विट्रोनिक्स में कहीं पे टाइम मिलता है बता दूं आज मिलेगा आज बता दूं। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाले तो सर यहां पर एक इक्वेशन को और कंपेयर कीजिए -a/2.303 RT को आप क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं -1.25 into 10 की पावर 4 अपॉन t लिख सकते हैं। t से t कैंसिल हुआ माइनस से माइनस कैंसिल हुआ सर व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी 1.25 into 10 की पावर 4 into 2.303 into r यही होगा सर r की वैल्यू पुट कर दो जो भी पुट करोगे उसके हिसाब से जूल्स में पुट करोगे जूल्स में निकाल देना ये निकाल तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे निकल जाएगा। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है फिर दूसरा पार्ट देखना बड़ा सुंदर सा पार्ट है एनसीईआरटी कितना अच्छे किताब से लिख रहा है एट टेंपरेचर विल इट्स हाफ लाइफ बी 256 मिनट किस टेंपरेचर पे इसका हाफ लाइफ 256 मिनट्स होगा ध्यान सुनना किस टेंपरेचर पे इसका हाफ लाइफ 256 मिनट्स होगा। देखिए आपने कंपेयर किया पहले आपने क्या निकाला लॉग ए निकाला सर आपने फिर क्या निकाला एक्टिवेशन एनर्जी निकाली अगला पार्ट देखिएगा कितना एनसीईआरटी का अच्छा दिया है एट व्हाट टेंपरेचर विल इट्स हाफ पीरियड विल बी 256 मिनट किस टाइम पे इसका हाफ पीरियड 256 मिनट होगा कैसे निकालें सर इक्वेशन दी हुई है हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हाफ लाइफ दिया हुआ है हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 256 मिनट मैं क्या यहां से k निकाल सकता हूं मैं यहां से k निकाल सकता हूं 0.693 अपॉन क्या कर दूंगा 256 मिनट इनवर्स k की वैल्यू कितनी आएगी इतनी आएगी हाफ लाइफ की। अब आपको इक्वेशन अभी जस्ट दिया हुआ था log k इज नथिंग 14.34 माइनस 1.25 into 10 की पावर 4 अपॉन t दिया था log k log की वैल्यू log में क्या करोगे 0.693 अपॉन 256 ये हो गया 14.34 माइनस 1.25 into 10 की पावर 4 अपॉन टेंपरेचर। सर सॉल्व करेंगे टेंपरेचर अब एनसीईआरटी क्वेश्चन तो थोड़ा सा जानबूझ के वो कैलकुलेशन वैसा देता है मुझे उस कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना एग्जाम हॉल में अगर ऐसा कुछ कैलकुलेशन आएगा तो इसकी वैल्यूज दी जाती हैं सो डोंट वरी इसमें लेके मत सोचना कि सर ये तो इतना बड़ा कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा एग्जाम हॉल में मिल जाएगा। आपको भी बस ये ध्यान रखना है कि भाई मेरे पास मैंने पहले क्या निकाला ए निकाला एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दी ए और एक्टिवेशन एनर्जी आने के बाद मैं क्या k निकाल सकता हूं आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम हॉल में इसकी वैल्यू बहुत सिंपल दे दे एग्जाम हॉल में आसान भी तो दे सकता है ना भाई तो इतना भी खतरनाक नहीं आएगा लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इतना खतरनाक आएगा तो लॉग की वैल्यू दी होगी निकाल लेना लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको मिल सकता है इसलिए बोला कि ये वाले क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के थोड़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के ये वाले क्वेश्चंस जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा ये क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए log k वर्सेस 1/t का ग्राफ दिया है स्लोप ऑफ द लाइन दी हुई है -1.2303 ठीक है ये दिया हुआ है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी क्या एक्टिवेशन एनर्जी होगी क्या होगी एक्टिवेशन एनर्जी देखिएगा सर यहां log k वर्सेस 1/t log k वर्सेस 1/t का ग्राफ है log k वर्सेस 1/t का ग्राफ है तो सर log k में स्लोप कितना होता है स्लोप की वैल्यू देखेंगे -e 2.303 r होता है एंड दैट इज इक्वल्स टू -1 2.303 हो गया सर ये 2.303 कैंसिल प्लस प्लस हो गया e की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई r के सर कैलोरी में e की वैल्यू किसकी इक्वल होती है 2 कैलोरी होती है देख लो बेटा एग्जाम हॉल में बस इतना ही क्वेश्चन आएगा लेकिन वो तभी गेस कर पाओगे जब आपको इस इक्वेशन का आपको स्लोप पता हो इस इक्वेशन का स्लोप पता हो तो आप लिख सकते हो कि सर स्लोप मतलब ये और दैट इज इक्वल्स टू निकाल दो ये देख लो अभी आपने जस्ट लिखा ना अभी जस्ट देखा ये स्लोप ये देखो अगर ln होता तो -e अपॉन r log k वर्सेस 1/t का ग्राफ है तो -e अपॉन 2.303 r बस कर लो हो जाएगा। तो स्लोप ऐसे देखना है log k ln के इन सब का ग्राफ ऐसे होता है डन चलिए बढ़िया। अब आइए अपने पास अगर मैं अलग अलग टेंपरेचर्स पे बात करूंगा अलग अलग तरीके से टेंपरेचर्स पे बात करूं तो कैसे बात करूंगा अलग अलग टेंपरेचर्स पे बात करूंगा तो कैसे बात करूंगा ध्यान से देखिएगा अलग अलग टेंपरेचर्स पे कैसे बात की जाएगी। देखो तुमने क्या लिखा ln k इज नथिंग ln a माइनस e अपॉन rt यही लिखा तुमने बोला कि सर या तो टेंपरेचर चेंज कर दो तो k की वैल्यू चेंज होगी या फिर एक्टिवेशन चेंज कर दो तो मेरे पास दो तरीके हैं मैं क्या करूंगा ध्यान सुना एट टेंपरेचर मैं एक बार देखो अब टेंपरेचर T1 ले लेता हूं तो उस टाइम पे रेट कांस्टेंट कितना ले लेता हूं K1 ले लेता हूं उस टाइम पे रेट कांस्टेंट कितना ले लेता हूं K1 तो क्या लिखूंगा इक्वेशन ln K1 इज ln a माइनस E अपॉन r T1 यही लिखूंगा क्योंकि अलग अलग टेंपरेचर पे ये होगा एट टेंपरेचर T2 अगर लिखता हूं एट टेंपरेचर T2 अगर ये T1 है और ये क्या हो गया T2 रेट कांस्टेंट एट टेंपरेचर T2 रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू K2 लिख सकता हूं सर ln K2 इज ln a माइनस E अपॉन r T2 हो जाएगा। और अब इन दोनों इक्वेशंस को क्योंकि मुझे अलग अलग टेंपरेचर पे इन सब का रिलेशन निकालना है अलग अलग टेंपरेचर पे रेट कांस्टेंट का रिलेशन निकालना है तो अगर मैं 2 - 1 कर दूं ln K2 - ln K1 ln K2 - ln K1 दिस माइनस दिस करो तो क्या मिल जाएगा ये RT1 माइनस ये RT2 या फिर अगर मैं इसको कॉमन ले लूं ये अपॉन r ले लूं 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 सर यहां से ln K2/K1 ले सकता हूं एंड दैट इज इक्वल्स टू ये अपॉन r 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 ये लिख सकता हूं। और ln को क्या लिखा जा सकता है 2.303 log K2/K1 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेटा डेरिवेशन नहीं आना चाहिए लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि भैया न्यूमेरिकल सॉल्व कहां से होगा। ये अलग अलग टेंपरेचर पे सब देखोगे तो क्या आ जाएगा log K2 क्या आ गया K1 दैट इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 r 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सर अलग अलग टेंपरेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट का रिलेशन कैसे निकाल सकते हो अलग अलग टेंपरेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट का रिलेशन कैसे रिलेट करोगे तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था डायरेक्ट फार्मूला ये तो चलो डिराइव कर लिया हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं चैप्टर बोला बहुत आसान सा चैप्टर है बस फार्मूला पढ़िए क्वेश्चन आएगा फार्मूला पढ़िए क्वेश्चन आएगा कर क्या रहे हैं। सर पहले दिन हमने थोड़ा बहुत रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी से पढ़ा था सेकंड कल के दिन हमने क्या पढ़ा था कि भैया फार्मूला पढ़िए आंसर निकालिए फार्मूला पढ़िए आंसर निकालिए। आज क्या देख रहे हैं ये भी एक फार्मूला है अलग अलग टेंपरेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट है तो उनके बीच रिलेशन निकालो। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा था टेंपरेचर पे। सर टेंपरेचर बढ़ाओगे रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा बढ़ेगा टेंपरेचर कम कर दोगे रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा टेंपरेचर कम करोगे रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये अपने पास आएगा चीज पक्का। अच्छा चीज और सर कोई ऐसा भी चीज हो सकता है जो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर दे। हां सर कैटलिस्ट क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है कैटलिस्ट क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। ध्यान सुनना सर अगर मैं तुमसे बोलूं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या है तो कैटलिस्ट ना देखिएगा ध्यान से कैटलिस्ट क्या करता है सर वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा मतलब जो आपने रिएक्शन में जो मान लो ये रिएक्शन का ग्राफ बनाया था ना आपने अभी जस्ट हमने रिएक्शन का ग्राफ डिस्कस किया रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाया इधर क्या बनाया एनर्जी बनाई इधर क्या बनाई एनर्जी बनाई। ध्यान से देखिएगा अगर मैं ये रिएक्टेंट ले रहा हूं ये प्रोडक्ट ले रहा हूं मेरा रिएक्शन ऐसे हो रहा था ये एक नॉर्मल पाथ था विदाउट कैटलिस्ट था मैं अपने रिएक्शन में जिंदगी में खुश था मैंने बोला बहुत बढ़िया इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या मान लेता हूं इसका एक्टिवेशन एनर्जी ये मान लेता हूं। जैसे ही कैटलिस्ट डाला कैटलिस्ट क्या करता है आपकी जिंदगी में कैटलिस्ट ना भाई साहब एक अल्टरनेट रास्ता दे देता है मतलब कैटलिस्ट ने क्या किया आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया कम कर दिया। पहले आपका एक्टिवेशन एनर्जी यहां से लेकर यहां तक अब एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ यहां तक तो लोगों ने क्या बोला कैटलिस्ट का काम क्या है कैटलिस्ट एक रास्ता प्रोवाइड करता है कैटलिस्ट क्या करता है सर कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ कैटलिस्ट क्या प्रोवाइड करता है एक अल्टरनेट पाथ फॉर
having alternate path having lower activation energy and reduces time to achieve equilibrium. सर क्या करेगा achieve equilibrium? ध्यान सुनिएगा, कैटलिस्ट का एक ही चीज याद रखना सर, ये दोनों का दोनों रिड्यूसेस। ध्यान सुनिए, कैटलिस्ट क्या करेगा? रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी इन बोथ डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिड्यूस करता है, नहीं सर, बोथ डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में भी रिड्यूस करेगा और बैकवर्ड में भी रिड्यूस करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी दोनों डायरेक्शन में रिड्यूस करता है, इधर का भी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का भी कम होगा तो बैकवर्ड का भी कम होगा, दोनों का सेम क्वांटिटी में कम होगा, बोथ डायरेक्शन बाय सेम अमाउंट। मतलब ऐसा नहीं कि आपका एक साइड ज्यादा कर देगा एक साइड कम कर देगा, नहीं सर, एक्टिवेशन एनर्जी दोनों साइड का कम करता है। मतलब कैटलिस्ट के केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? चेंज होती है। कैटलिस्ट के केस में एक्टिवेशन, बाकी कैटलिस्ट से कोई पूछे कैटलिस्ट भाई तुम क्या कुछ और चेंज करते हो? कैटलिस्ट याद रखिएगा, कैटलिस्ट डू नॉट चेंज। क्या नहीं चेंज करता? ध्यान रखिएगा, डेल्टा एच की वैल्यू नहीं चेंज करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज करेगा, गिब्स एनर्जी चेंज नहीं करता, ये सब चीजें चेंज नहीं करेगा। ना ही आपका रेट कांस्टेंट कह रहा, ना ही अपना कुछ भी ऐसा चेंज करेगा। बस क्या करेगा सर? टाइम रिड्यूस कर देगा इक्विलिब्रियम पहुंचने का, आपका एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर देगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हुआ मतलब के की वैल्यू चेंज हो गई। मान लो, ध्यान सुनिएगा, ये रास्ता जो हमने बनाया, ये रास्ता क्या बनाया? विद कैटलिस्ट बनाया। अब इसके एक्टिवेशन एनर्जी को क्या लिख देते हैं? ये सी लिख देते हैं, और इसका एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मल था वो ये लिख देते हैं। ध्यान सुनिएगा सर, विदाउट कैटलिस्ट अगर हम बात करें, विदाउट कैटलिस्ट, तो इसका फार्मूला डिराइव कर ही लेते हैं ताकि फिर न्यूमेरिकल्स करना चालू करें। बस बेटा ये लास्ट फार्मूलाज हैं, इसके फार्मूलाज नहीं आएंगे। विदाउट कैटलिस्ट सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या रिलेशन होगा? ln k1, ये ln k1 हो गया, ln a माइनस ए अपॉन आरटी। सर ये नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी होगी। सर विद कैटलिस्ट अगर करते हैं, विद कैटलिस्ट अगर हम बात करते हैं, तो कैटलिस्ट के केस में ऑब्वियस है उसका रेट कांस्टेंट अलग होगा, क्यों? क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी चेंज है। सर ई ये सी लिख सकता हूं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब इन दोनों को माइनस करके देख लो, ln k2 माइनस ln k1 इज नथिंग, दिस माइनस दिस। सर दिस माइनस दिस करोगे क्या आ जाएगा? ए अपॉन आरटी माइनस ए सी अपॉन आरटी। सर ये देखिएगा, सर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, और अगर इसी को लॉग में कन्वर्ट कर दूं तो log k2 k1 इज नथिंग, ये माइनस ए सी अपॉन 2.303 आरटी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ln k2 k1 सर क्या हो जाएगा? ये माइनस ये सी log k2 k1 ये माइनस ये सी अपॉन 2। अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको हो सकता है कि एक्टिवेशन चेंज करके दी जाए तो उससे रेट कांस्टेंट फर्क पड़ेगा। तो ये दो फॉर्मूले अपने शॉर्टकट में संभाल कर रखिएगा, एक टेंपरेचर का और एक अपने पास एक टेंपरेचर का, ये वाला ये न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना है, और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी का। सर एक्टिवेशन एनर्जी तो चेंज हो सकती है, किसके प्रेजेंस में चेंज होगी? ऑब्वियस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में चेंज होगी। तो ये इज नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी, ये सी मतलब क्या हो गया सर? एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो? चलो एक काम करो, एक काम करते हैं, क्वेश्चंस निकालते हैं, क्वेश्चंस करना चालू करते हैं, क्वेश्चंस निकालते हैं, पता चलेगा कैसे कैसे होंगे। चलो ये बताओ सर, दो गैसियस रिएक्शंस हैं, किस टेंपरेचर पे ऐसा हो जाए k1 k2 और k2 कब इक्वल हो सकता है? सोचो। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा आराम से मेहनत करनी है, मैथ्स लगानी है, k1 k2 करना है। ये लोग कर सकते हैं, प्लीज वीडियो पॉज करिए, बेसिक मैथ लगाना है और कुछ भी नहीं सर, बेसिक मैथ लगाइए। 10 की पावर क्या हो जाएगा? 10 e की पावर माइनस 20,000 अपॉन t एंड दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 12 e की पावर माइनस 24,606 बाई t। तो देखेंगे 10 की पावर 10 गया, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 100 बच जाएगा, e की पावर माइनस 20,000 बाई t और डिवाइडेड बाई e की पावर माइनस 24,606 बाई t हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 100। सर e की पावर प्लस में हो जाए, ऊपर गया तो प्लस में देखेंगे आप एलसीएम करके तो 4606 बाई t आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 100। एक काम करिए, दोनों साइड ln ले लीजिए, तो ln लेंगे तो जैसे ही ln लेंगे सर ये क्या आ जाएगा? नीचे, और ln e की वैल्यू क्या हो जाती है? 1, ln 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? e की पावर। सर इसको क्या लिखेंगे? 2.303 log 100, log 100 मतलब 2.303 इंटू 2.303 इंटू log 100 की वैल्यू निकालेंगे 2 आएगा एंड दैट विल बी 4.606। अब निकालो टेंपरेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से मैथ्स लगाओ, तो भैया मैथ्स लगाओगे अपना आंसर आएगा 4.606। कितने से कितना आ जाएगा? 1000 केल्विन आ जाएगा। टेंपरेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 केल्विन आ जाएगी। टेंपरेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 केल्विन आ जाएगी। हो गया। k1 इज इक्वल टू k2 कब होने वाला है? तो k1 इज इक्वल टू k2 क्या होने वाला है? 10 की पावर 10 10 की पावर 12 ऐसे इक्वल कर दो। बस बेसिक मैथ लगाओ, आपको ये मत बोलना कि सर मैं बार बार बोल रहा हूं ln e क्या होता है? 1 होता है। ln e क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, जैसे log 10 क्या होता है? 1 होता है, वैसे ln e क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। चलो ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन क्या है सर? कुछ नहीं, रिएक्शन में अपने पास कुछ भी नहीं, देखो साथ करके देखो, पता चल जाएगा तुम्हें क्या होगा। इधर होगा, देखो सर ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, बस एग्जाम हॉल में t2 t1 लेना है, t1 t2 लेना है, आपको अब आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट पुट कीजिए log k2 k1, आपको फॉर्मूला पता था तो ये डायरेक्ट पुट कर दीजिए। ये देखिएगा 1/t1 माइनस 1/t2। सर ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिए, एग्जाम हॉल में इतनी तो मजे ले रहा है वो। ये है log k2 k1 हो जाएगा। सर देख लो कहाँ मैच कर रहा है, किधर मैच कर रहा है, सर यही मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, बस हो गया, बी मैच कर रहा है, हो गया, निकाल दो। एक मिनट हाँ, एक मिनट, इसका दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया भाई? एक मिनट, कुछ ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन। चलो चलिए अब बताइए, ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन बतानी, एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन बतानी, कैसे निकालेंगे सर? एंथैल्पी चेंज और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। आप रिएक्शन को देखिए, पता कीजिए क्या होगा सर। एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन का कितना होगा? ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा वही क्या कहलाएगा? एंथैल्पी चेंज कहलाएगा। तो y क्या होगा? एंथैल्पी चेंज होगा। y क्या होगा? एंथैल्पी चेंज होगा। तो ये हटा दो, y क्या होगा? एंथैल्पी चेंज होगा। सर उसके बाद बात करें तो सर अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी सर? रिवर्स रिएक्शन की मतलब प्रोडक्ट से कहां आना है? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट से क्या आना है? रिएक्टेंट आना है, प्रोडक्ट से क्या आना है? रिएक्टेंट आना है। तो रिवर्स रिएक्शन की क्या हो जाएगी? x + y। क्या आंसर आ जाएगा? c y x + y। पक्का आंसर आ जाएगा, श्योर हो? अब ऐसे क्वेश्चंस आप करते रहिए, आप ऐसे क्वेश्चंस ना करते रहिए, मैं आपको देता हूं एक बार, जस्ट जो आपने पढ़ा उसी के ऊपर बात कर रहा हूं। ये देखिएगा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? इस रिएक्शन की एंथैल्पी को कैसे डिनोट करेंगे आप? इस रिएक्शन की एंथैल्पी को कैसे डिनोट करेंगे? किस तरह से डिनोट करेंगे? इस रिएक्शन का ग्राफ बनाया हुआ है, आप बताइए कैसे रिएक्शन को डिनोट करेंगे? कैसे डिनोट करेंगे? पोटेंशियल डायग्राम दिया हुआ है, डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन दी गई है, क्या होगा सर? रिएक्शन का एनर्जी क्या होगा सर? ए होगा, ए ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक चीज और दिख रही है सर, a + b की वैल्यू किसके इक्वल होगी? c के। तो सर a + b मतलब a को क्या लिख सकता हूं मैं? c - b लिख सकता हूं। a को क्या लिख सकता हूं? c - b लिख सकता हूं। a को क्या लिख सकता हूं? c - b लिख सकता हूं। निकाल दो, a = नथिंग c - b, मैथमेटिकली c - b के इक्वल होगा। पक्का हो जाएगा सर, श्योर है? चलिए अब एक काम करते हैं हम लोगों की लाइफ में, हां इस क्वेश्चन का आंसर बताइए,
कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन, किस पे इफेक्ट नहीं होता है, कैटलिस्ट का किस पे इफेक्ट नहीं होगा, बताओगे किस पे इफेक्ट नहीं होगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट होगा, ऑब्वियस है सर, रेट किस पे डिपेंड करेगा, के ऊपर, और के अपना अपना रिएक्टेंट की पावर एन, तो कैटलिस्ट के को चेंज करता है, मतलब कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करेगा क्या, नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होती है, गिब्स एनर्जी चेंज होती है क्या, नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है क्या, सर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, तो कौन से फर्क नहीं पड़ेगा सर, 2 और 3 पे क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, 2 और 3 पे क्या होगा, इफेक्ट नहीं होगा, 2 और 3 पे क्या होगा, इफेक्ट नहीं होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी का देख लो, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स एनर्जी पक्का 2 और 3 पे फर्क नहीं पड़ेगा, श्योर हो, चलो अब आते हैं कि सर अभी काम करते हैं हम लोग ना थोड़ा सा आर्हेनियस के ऊपर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखते हैं। एक्चुअली आर्हेनियस ने क्या बोला कि भाई साहब सुनिए, ये चीजें जो आप पढ़ रहे हैं, k इज इक्वल टू a into e की पावर माइनस e अपॉन rt, एक एनसीईआरटी का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करें, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। चलिए पहले आप एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, उनको फिर करते फिर हम लोग थोड़ा वाली डिस्कशन चालू करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सप्रेशन लिखिए, आप वीडियो पॉज कीजिए, एक्सप्रेशन लिखिए, सॉल्व मत कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वीडियो पॉज करके एक्सप्रेशन जरूर लिखिए, वीडियो पॉज करके एक्सप्रेशन जरूर लिखिए, क्योंकि उससे आपका काम बन जाएगा, उससे आपका काम बन जाएगा। क्या होगा, क्या होगा सर, टेम्परेचर दिया हुआ, ध्यान से देखना, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स का मतलब क्या है, K2 by K1 की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी गई है, K2 by K1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, क्वाड्रपल हो रहा है, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू, मतलब टेम्परेचर T1 कितना है, 293 केल्विन है, T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू कितनी है सर, 313 केल्विन है, टेम्परेचर T1 की वैल्यू क्या है, T1 और T2 कैसा हो जाएगा, T1 और T2 कैसा बन जाएगा, K2 by K1 हो गया 4 अपने पास, अब टेम्परेचर दिया हुआ है, क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी, तो सर एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, हमें भी पता है, log K2 by क्या कर देंगे K1 एंड दैट इज इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना वो अलग कहानी है, अब ना हो वो न्यूमेरिकल ऑब्वियस है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ये परेशान थोड़ा करेगा, लेकिन यार ये चीज तो लिख ही सकते हैं ना, 1 अपॉन T1 293 माइनस 1 अपॉन 313 निकाल दो, ये जितना भी सॉल्व करके आए, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा, 2.303 8.314 इनटू log 4 इनटू सर 293 इनटू 313 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 20, जितना भी आए जूल्स में जितना आ जाएगा आंसर, उतना कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे हम, एनसीईआरटी क्वेश्चन को बस डिकोड कर रहे हैं कि भाई ये क्वाड्रपल्स दिया होगा, टेम्परेचर T1 दिया है, दूसरा T2 दिया है, तो कैसे रिलेट करना है, T1 T2 कैसे रिलेट करना है, पक्का हो जाएगा सर। नेक्स्ट देखो अपने पास, नेक्स्ट देखना, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मतलब 5 स्टार क्वेश्चन होता है ना, 5 स्टार क्वेश्चन है, से 5 स्टार क्वेश्चन में से एक बार पढ़ के देखिए, क्या सुंदर सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में, ये देख लीजिए क्या होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसका पहला लाइन पकड़ो, एक्चुअली देखो ध्यान सुनना, कहानी को पढ़ना अपने पास, एक बार वीडियो पॉज किया था ना, पढ़ना क्या लिखा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन टेम्परेचर T1 is equal to required for its 25% Kelvin 308 T2 टेम्परेचर T2। सर इसका अपना रेट कांस्टेंट अलग, उसका रेट कांस्टेंट अलग, पक्का ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, अब बताओगे क्या होगा, तो सर यहां देखना, ध्यान सुनना अपने पास, अगर मैं तुमसे बोलता हूं, ध्यान सुनना अपने पास, तुमसे बोलता हूं मान लो टाइम t 10%, ये 10% जो कंप्लीशन दिखा रहा है एट T1 मतलब एट कितना 298 केल्विन, इतना 298 केल्विन इज इक्वल्स टू टाइम 25% कंप्लीशन कितने पे दिखा रहा है, कितने पे दिखा रहा है 308 केल्विन, यही हो रहा है पक्का। एक काम करो 10% और 25% दोनों केस में देख लो, 10% और 25%, ये देखना अपने पास, 10% का मतलब क्या हो गया इस केस में, 10% का मतलब हो गया सर यहाँ केवल लेता हूं log, ये 100 अपॉन कितना हो जाएगा 90, सर 10% कंप्लीट हुआ तो रिमेनिंग बचेगा कितना 90 बच जाएगा, इसमें अगर मैं बोलूं सर 2.303 अपॉन K2 लूंगा log 100 अपॉन 75, देखना 100 अपॉन 90 मतलब 10 कम हो गया, 10% ही कंप्लीट हुआ तो 90% बचा होगा, 100 अपॉन 75 क्योंकि सर 25 कम हो गया होगा, सर 2.303 कैंसिल आउट, ये K1 और K2 अलग अलग क्यों ले रहा हूं, बिकॉज़ टेंपरेचर अलग अलग है, K1 और K2 अलग अलग क्यों ले रहा हूं, बिकॉज़ टेंपरेचर अलग अलग है, तो ये देख लो सर ये क्या हो गया, देखना इधर K2 by K1 की वैल्यू कितनी आ गई, K2 by K1 की वैल्यू बोलूं सर ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स log 4/3 डिवाइडेड बाय log 10/9, अब जितना भी वैल्यू है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने बस आपको पहले लाइंस का मीनिंग डिकोड करने के बोला। देखो एनसीईआरटी इनडायरेक्ट वे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है, उसने बोला कि 10% कंप्लीशन और 25% कंप्लीशन टाइम दोनों का रिएक्शन का बराबर है एट 298 केल्विन एट 308 केल्विन, ठीक है दोनों का बराबर है, तो बोला गया अच्छा अच्छी बात है सर K2 by K1 किसके इक्वल आएगा log 4/3 या log 10/9 के इक्वल आएगा, log 10/9 के इक्वल आएगा पक्का, K2 by K1 ऐसे आएगा। फिर किसने बोला ओ माय गॉड तो अब क्या करें सर, अब वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा K2 by K1, वो तो बोला ए की वैल्यू दी हुई है, मुझे क्या निकालो सर log K एट 318 केल्विन एंड ये निकालो, एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालोगे ये देखना अपने पास, अभी जस्ट फार्मूला पढ़ाया K2 by K1 इज नथिंग E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन 298 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 308 केल्विन, देख लो यही होगा, K2 by K1 की वैल्यू जितनी आ रही हो मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मैं यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकता हूँ, क्यों क्योंकि K2 by K1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, सर पहला पार्ट अपने एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दिया, सर एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट करके log K2 by K1, अब इसको सॉल्व करेंगे जो भी आए, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन में एक ही दिक्कत है कि उसके न्यूमेरिकल ना ऑब्वियस कैलकुलेशन बहुत गंदी देता है, वो गंदी इसलिए देता है कि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में ऑब्वियस आपको फिर एक्जैक्ट वैल्यूज निकालने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा इजी कर दिया था, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है थोड़ी सी सॉल्व होने वाली दी जाती है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। दूसरा पार्ट सर देखिएगा K, अब देखिए वो अलग कहानी कह रहा है K एट 318 केल्विन निकालो, मतलब सर अब आपको K निकालना है तो K 318 केल्विन पे कैसे निकालें, सर ये देखिएगा log K log A माइनस E अपॉन 2.303 RT निकाल सकते हैं, सर यहाँ पर K की वैल्यू निकालना है, log A की वैल्यू दी हुई है सर ये 4 into 10 की पावर 10 दिया हुआ है, माइनस ये एक्टिवेशन एनर्जी आप यहाँ से निकालेंगे जो भी आएगा अपॉन 2.303 R into टेम्परेचर कितना है 318, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा log K आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा log K आ जाएगा, तो देख लो फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन यही होगा, रिएक्शन कह रहा फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे निकल के आएगा, देखना कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी इनडायरेक्ट वे में आदमी को डराती भी है और सिर्फ समझाती भी है कि बेटा कांसेप्ट पढ़ो, देखो ना ये न्यूमेरिकल तीनों कांसेप्ट को यूज कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर कांसेप्ट यूज कर रहा है, आज जो दोनों कांसेप्ट पढ़े उनका भी यूज कर लिया, मतलब लास्ट क्लास को और आज की क्लास को दोनों को मर्ज कर दिया, इसलिए मैं बोला इसको कि भैया ये क्या है 5 स्टार वाला है, ये क्या है 5 स्टार वाला है, ये 5 स्टार वाले क्वेश्चन है, ये 5 स्टार वाले क्वेश्चन है, ये 5 स्टार वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है ये 5 स्टार वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो अभी काम करते हैं, अभी काम करते हैं यहाँ पर, अब थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी पे आते हैं और कोलिजन थ्योरी को पढ़ना चालू करते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या होती है एक्चुअली देखो होता क्या
होता क्या है देखेंगे अभी, जस्ट 2 मिनट। हाँ, ये देखो कोलिजन थ्योरी है क्या, एक्चुअली होता क्या है। नॉर्मली जब हमने आरएनएस की थ्योरी पढ़ी तो आरएनएस ने बोला रेट कांस्टेंट ए * e पावर - e अपॉन आरटी हो जाता है। कोलिजन थ्योरी क्या है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या मानते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है तो एनसीईआरटी की लाइन को ऑब्वियस है हार्ड स्फीयर्स की तरह मानते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम क्या मान लेते हैं, हार्ड अपने पास स्फीयर। रिएक्टेंट इज पोस्टुलेटेड टू अकर, रिएक्टेंट को हम मानते हैं कि भैया तब होगा जब मॉलिक्यूल्स क्या बोला जाए, कोलाइडेड विद ईच अदर। जब तक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलिजन नहीं कर रहे आप नहीं बोलेंगे कि भैया ये सामने वाला कोलिजन थ्योरी फॉलो कर रहा है। याद रखिएगा हार्ड थ्योरी, हार्ड स्फीयर की तरह मान रहे हैं एटम्स को, और वो तभी बोल रहा है कि प्रोडक्ट तभी बनेगा जब आपस में क्या करें, कोलिजन करें। इन्होंने एक वर्ड यूज किया है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या यूज किया गया, इस नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोल दिया जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सर इनके हिसाब से जब हम कोलिजन थ्योरी के हिसाब से चलें तो इन्होंने बोला कि दो लोगों के बीच का जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है E * - E अपॉन RT। देखिएगा ध्यान से, रेट की वैल्यू ये बता दी गई, रेट की वैल्यू ये बता दी गई, रेट क्या होगा K, ये वाली वैल्यू बताई गई। सर यहाँ जेड अभी क्या है, सर ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी है किसके बीच की, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी के बीच की होगी। लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान सुना, E की पावर - E अपॉन RT किसको रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखिएगा, E की पावर - E अपॉन RT, ये किसको ध्यान रखते हैं तो इसको हम बोलते हैं E की पावर - E अपॉन RT को बोलते हैं हम लोग कि भैया ये किसको याद रखेगा, तो ये याद रखा जाता है कि सर मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये अपने पास बोला जाता है। ये हम लोग बोलते हैं यार मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये कोलिजन थ्योरी। किसने बोला सर, एक बात बताइए ये थ्योरी सही है क्या, लोगों ने बोला हाँ बात सही है भाई, रेट होगा दो लोगों के बीच का कोलिजन इनटू जितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उनसे ज्यादा होगी, एक्टिव एनर्जी ज्यादा होगी। एनसीईआरटी में बस इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो दिखा देता हूं आपको ताकि आपको लग जाए कि ये क्यों से पढ़ा रहा हूं। ये देखिएगा एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन टेक्स्ट में दिख जाएगा आपको। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होना ऑब्वियस एनसीईआरटी के खतरा। अब उसमें वैल्यू देखो ना क्या ले रखी है 209.5 किलो जूल, भाई ऑब्वियस है सॉल्व जल्दी नहीं होगा। टेंपरेचर क्या ले रखा 581 केल्विन, भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन अच्छा है, ऑब्वियस एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छे हैं तो ये देखना अपने पास। अगर मैं तुमसे बोलता हूं ये क्वेश्चन बोलता हूं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन ये दिया होगा, ये की वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अच्छा इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, गलती से फ्रैक्शन छूट गया। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा सर, कौन से कितने फ्रैक्शन होंगे। अब आप फ्रैक्शन की वैल्यू पता है कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ध्यान से देखिएगा। लेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना ले लें, अब सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सर हैविंग एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू क्या ले ले x, और x क्या हो जाएगा -E अपॉन RT। अब सॉल्व करना शुरू करो क्योंकि ऑब्वियस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो भैया गंदा कैलकुलेशन होगा। दोनों साइड क्या ले लो, ln ले लो, ln x हो गया और ये क्या हो गया ln x इज नथिंग -E अपॉन RT आ जाएगा। ln x को log में कन्वर्ट करोगे 2.303 log x, अब -E की वैल्यू कितनी है डिवाइड बाय r की वैल्यू कितनी है जूल्स में लेंगे तो टेंपरेचर की वैल्यू कितनी है। अब एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है वो जल्दी सॉल्व होगा नहीं, log x की वैल्यू, अब ये एंटी लॉग निकालना है निकालेंगे एंटी लॉग। लेकिन हाँ आप अपने पास ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि भैया कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, log x की वैल्यू क्या कॉन्सेप्ट आएगा, किस कॉन्सेप्ट से आएगा, x की वैल्यू क्या है E की पावर -E अपॉन RT, ln x -E अपॉन RT log x ऐसे निकाल देंगे पक्का। तो ये अपने पास तरीके, ये एनसीईआरटी का देख लो, एनसीईआरटी की छोटी सी लाइन पे कोलिजन थ्योरी में ये आया। लोगों ने बोला क्या ये फाइनल थ्योरी है, क्या हम मान लेंगे रेट इसी पे डिपेंड करेगा, क्या हम मान लेंगे रेट इसी पे डिपेंड करेगा, तो लोगों ने बोला नहीं इस पे नहीं डिपेंड करेगा। क्यों नहीं डिपेंड करेगा, अरे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा सर, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक है कि सर एक बात बताइए सारे कोलिजन क्या तुम जितने टाइम पढ़ने के लिए बैठो सब टाइम पढ़ ही लेते हो, नहीं पढ़ते ना, तो सारे कोलिजन प्रोडक्ट थोड़ा बनाएंगे, सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते, कुछ ही कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ ही कोलिजन क्या करते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको उन्होंने डिफाइन करा। कोलिजन थ्योरी में थोड़ी मॉडिफिकेशन की गई, कोलिजन थ्योरी में कुछ थोड़ी मॉडिफिकेशन की गई। उन्होंने बोला कि कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइडेड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, कम से कम आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। अब मान लो मैंने बोला ए और बी टकराएंगे और ए बी प्रोडक्ट बनाएंगे, देखना ऐसे प्रोडक्ट बनाना है तो भाई टकराएंगे मतलब तुमने ऐसे टकराएंगे ऐसे टकरा दिया, फायदा ही नहीं हुआ ना। टकराएंगे विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, एकदम जोर से आएंगे ऐसे टकरा के प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये क्या होगा, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन सर प्रॉपर ओरिएंटेशन सो दैट उनके बीच का बॉन्ड बन पाए। और ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन, मतलब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, मतलब डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, ऐसे टकराना चाहिए ना भाई। पता चला ऐसे टकरा रहे हैं फायदा नहीं हुआ। जब टकराएं एक तो काइनेटिक एनर्जी के साथ और प्लस इस डायरेक्शन में टकराएं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन सर थोड़ा अलग हो जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन अलग हो जाएगा। याद रखिएगा ओरिएंटेशन भी अपने पास, इसी को हम लोग दो बैरियर के बेसिस पे बोल देते हैं। एक आपका एनर्जी अगर कम हुआ तो एनर्जी अपने आप में एक बैरियर की तरह काम करेगा, और ओरिएंटेशन अगर आपका बेकार हुआ तो आपका ओरिएंटेशन बैरियर कहलाएगा। ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन में ये सब भी आ जाएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरियर फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। दो टाइप के बैरियर होते हैं, रिएक्टेंट बेचारा प्रोडक्ट नहीं बना पाता बिकॉज़ ऑफ एनर्जी बैरियर या फिर ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी तुम्हारी कम है तो बना ही नहीं पाओगे सर, एनर्जी तुम्हारी कम है तो बना ही नहीं पाओगे। ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन डायरेक्शन ही सही नहीं है, अब डायरेक्शन ही सही नहीं है तो भाई किस बात का तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, किसी बात का नहीं, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो ये दो बैरियर्स हैं जो आपको रोक के रखते हैं। लोगों ने बोला सर कुछ तो चेंज होगा, हाँ भाई चेंज कर देते। अब फाइनल लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अब देखिएगा फाइनली एक लास्ट में कोलिजन थ्योरी को मॉडिफाई करके लिखा गया तो रेट को क्या लिखा गया, ये क्या है सर, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। कितना प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है, और स्टीरिक फैक्टर भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कि सर ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, कहां से कहां सर, ए और बी के बीच के आपस में रिएक्शन होने का प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। ये देख लो प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टीरिक फैक्टर कहलाएगा। तो यही है अपने पास कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में एटम्स को क्या माना गया, मॉलिक्यूल्स को क्या माना गया, हार्ड स्फीयर, इनके बीच में जो कोलिजन होंगे उनसे प्रोडक्ट बनेगा। इनके बीच का जो कोलिजन होगा सर, एक तो कोलिजन होगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे, लेकिन यही पता चल गया कि यार सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते, उनमें से कुछ ही प्रोडक्ट बना पाते हैं। और वो कौन से लोग होते हैं जो प्रोडक्ट बना पाते हैं, वो बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन में क्या होता है कि सर दो रिक्वायरमेंट है, एक आपका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए और दूसरा आपका ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। अगर आपका ओरिएंटेशन सही नहीं है तो भी आप प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, एनर्जी ज्यादा या कम हुई तो भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक है, मतलब कम हुई तो नहीं बना पाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा इफेक्टिव कोलिजन, ये कोलिजन थ्योरी, हमारा आर्हेनियस थ्योरी, ये सारा का सारा थ्योरी पार्ट अपना कवर हो गया पक्का। अब चलिए देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। अच्छा हाँ, ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिख जाएंगे। ये ग्राफ आपको पहले अपने पास स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर था तो वहां पे पढ़ते थे, लेकिन आज के टाइम पे नहीं पता है या नहीं, अभी नया एनसीईआरटी में अपने को देखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये ग्राफ क्या होता है, एक्चुअली जब गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो जब काइनेटिक एनर्जी और उनका एक नॉर्मल ग्राफ बनाया जाए, काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स का ग्राफ बनाया जाता है तो ग्राफ ना ऐसे पीक तक जाके ऐसे नीचे चला जाता है। पीक तक जाके आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप फिजिक्स में पढ़ते हो, चलो केमिस्ट्री से हटा दिया गया, फिजिक्स में पढ़ते हो। ये जो स्पीड होती है इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर एक होती है, यहाँ पर होती है ये वाली को बोला जाता है आरएमएस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये स्पीड को आरएमएस बोलेंगे। और यहाँ पर एक होती है इनके बीच की एवरेज काइनेटिक एनर्जी।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये देख लीजिएगा, ये मोस्ट प्रोबेबल होगा, ये एवरेज होगा और ये क्या होगा आरएमएस, सबसे हाईएस्ट स्पीड के हिसाब से होता है और कुछ नहीं। ठीक है, आपको देखेंगे जैसे ही आप टेंपरेचर बढ़ाते हैं, देखिएगा टेंपरेचर जैसे ही बढ़ाएंगे, देखिए टेंपरेचर पहले टी +10 किया सर, याद रखिएगा, देखिएगा देखो जैसे टेंपरेचर बढ़ा रहे हो, ये देखो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जैसे टेंपरेचर बढ़ा रहे हो एरिया बढ़ जा रहा है, वो एरिया बढ़ जा रहा है। तो ये तरीका है इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में, आपको एनसीईआरटी में आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। तो अगर कोई बोले टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू काइनेटिक एक्टिव एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हैविंग एनर्जी, ये वाला क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किससे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से। टेंपरेचर बढ़ाओगे तो आपका मॉलिक्यूल्स की एनर्जी काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाती है और कुछ नहीं। चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और फिर चैप्टर का मेन पॉइंट सब कवर हो गया है। चलो इसकी लिमिटेशन और वो भी कवर कर ही लेते हैं, फिर आपको सारे क्वेश्चंस करा के खत्म करते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी ग्राफ ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन हाँ लिमिटेशन भी देख लेते हैं फिर खत्म हो जाएगा। ये ग्राफ अभी जस्ट हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट ऊपर है, यहाँ पर रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऊपर है, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड या एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, यही सब चीजें एग्जाम हॉल में आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, थोड़ा पिक्चर ऐसे बनाई जा सकती है। ये क्या कहलाती है सर, ये क्या कहलाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। ध्यान देखिएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, सारा शुरू से लेकर लास्ट तक ऊपर तक ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होती है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ तक एनर्जी क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, देखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल होगा सर, एक्टिवेशन देखिए फॉरवर्ड में एक्टिवेशन एनर्जी प्लस ये वाली एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी सबसे बड़ी होगी चाहे कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी क्यों ना पड़ी हो। ठीक है सर, लिमिटेशन क्या था इस थ्योरी का जो हम लोगों ने कोलिजन थ्योरी पढ़ा कि ये सब गैसियस रिएक्शंस के लिए वैलिड होता है, गैसियस रिएक्शंस के लिए मेनली एप्लीकेबल होता है, या फिर सॉल्यूशंस हैविंग रिएक्टिंग स्पीशीज जिसमें रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। मेनली ये रिएक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है, सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए, बट फेल्स फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसने मान लिया कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं हार्ड स्फीयर होते हैं, बट आपको पता है जरूरी नहीं कि सारे स्फेरिकल हो। आज के टाइम पे आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का एक्जैक्ट स्ट्रक्चर में पता है, तो वो चीज इसने कंसीडर नहीं करी है। लेकिन भाई अब इतना कौन पढ़ने जाए, हमारे पास अपना एग्जाम क्लियर करना है, खत्म कर लेंगे। हमें बस बेसिक चीजें पता चल गई, कोलिजन थ्योरी पता चल गया, आरएनएस थ्योरी पता चल गई, टेंपरेचर का डिपेंडेंस पता चल गया, कैटलिस्ट का इफेक्ट पता चल गया, ये पता चल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन-कौन से लोग चेंज कर सकते हैं, हमने देख लिया। अब हम खत्म करेंगे इस टॉपिक को। रेट को फाइनली हम ऐसा लिख रहे हैं k इनटू रिएक्टेंट की पावर n। चलिए रेट k किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे k की वैल्यू कम होगी। सर k की बात करें, टेंपरेचर बढ़ाओगे k की वैल्यू क्या होगी, दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। सर k टेंपरेचर और क्या, ये कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन देखिएगा, ये सर रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट पे डिपेंड किया जा रहा है, फिजिकल स्टेट पे, साइज पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। सर व्हाट इज n, n इज ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पावर पे डिपेंड करेगा। बस सर सब कुछ आपके सामने है, यही पढ़ रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। अभी जो शुरुआत की थी हमने यही तो शुरुआत किया था, dr/dt और प्लस dp/dt, यही तो किया था, प्लस dp/dt यही हुआ था शायद, तो माइनस dr/dt और प्लस dp/dt ये निकाल दो, प्लस dp/dt निकाल दो, हो जाएगा सर। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे पूरा चैप्टर बना हुआ था। अब एक काम करते हैं, अब इसके क्वेश्चंस देख लीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए बताइए सर, क्वेश्चंस करते हैं, कहानी खत्म करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहले ये बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ए कहां होगा और बी कहां होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सर एक्सो मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, तो बी यहां होगा, ए यहां होगा। एक्सोथर्मिक ग्राफ ऐसा होता है, एक्सोथर्मिक का ग्राफ ऐसा होता है। इन दोनों के बीच का जो एंथैल्पी है वो किसके इक्वल है, इन दोनों के बीच का जो एंथैल्पी है वो किसके इक्वल है, 80 किलो जूल्स के। सर रिएक्शन की सॉरी 80 किलो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, हाँ इन दोनों के बीच का जो एंथैल्पी है, हीट है, वो कितना है 200। कोई बोले सर -200 लीजिए, नहीं बेटा मैग्नीट्यूड लूंगा, क्यों, क्योंकि सर जो ग्राफ दिखाया जा रहा है पॉजिटिव में दिखाया जा रहा है, नेगेटिव क्यों है, बिकॉज़ ऑफ ऑब्वियस एक्सोथर्मिक है। दो बार मत काउंट करना, पता आंसर गलत हो जाएगा। सर इनका फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कितना है 80 किलो जूल है। सर टोटल कितना हो जाएगा सर, B2A का टोटल कितना हो जाएगा, B2A का सर एक्टिवेशन एनर्जी मतलब बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यहां से लेकर यहां तक का एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 280 हो जाएगा। सर मैथमेटिकली देख लो 280 हो जाएगा, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, 200 + 80 280 हो जाएगा सर। चलिए इन्वर्जन ऑफ किंग सुगर, इन्वर्जन ऑफ किंग सुगर कौन सा ऑर्डर होता है सर, याद रखिएगा ये कौन सा ऑर्डर होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है ना, ये कौन सा ऑर्डर होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है इन्वर्जन ऑफ किंग सुगर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये देख लीजिए फिर से, ये तो किया जस्ट, ये तो कर लिया ना, ये तो रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, ये चलो देखो ये क्वेश्चन देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द डिकम्पोजिशन, टेंपरेचर बढ़ाओगे तो सर क्या होगा, सर क्या होगा बताओगे, ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीजिंग टाइम किसका कम हो जाएगा, टेंपरेचर जिसका हाई होगा ऑब्वियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा उसकी ज्यादा हो जाएगी, तो सबसे कम टाइम किसका लगेगा 50 वाले का, फिर 25 का, फिर 0 का, क्योंकि सर लोअर एनर्जी पे आपको एक्टिवेशन ज्यादा देनी पड़ेगी। ये देखिएगा सर ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, बताइए कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, अभी जस्ट आपको दिखाया था मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये रिएक्शन देखिए, ये अपने पास क्वेश्चंस, रिलेशनशिप बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज, क्या क्या होंगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये ग्राफ कहां गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके होता है सर, जो आपका एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी है प्लस एक्टिवेशन एनर्जी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा सर, जो आपकी एनर्जी है यहां से लेकर यहां तक आपकी एनर्जी है, एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बनेगा, यही बनेगा सर देखना, आपकी एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड को मिलाएंगे तो ये बनेगा। तो सर एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय ये मिलाएंगे तो जाके क्या बनेगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, सर पहला स्टेप स्लो है, स्लो का मतलब क्या है सर, उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, और फिर उसके बाद फास्ट हो रहा है तो मतलब उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। तो सर पहले तो ये दो स्टेप का रिएक्शन ऐसा नहीं होता, दो स्टेप का मतलब क्या हो जाएगा सर, दो बार आर बनेगा बीच में ना। अब देखिएगा सर सबसे पहले तो यही दिख रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी साइज किसका होगा सर, जिसका स्लो होगा, जिसका एक्टिव स्लो होगा, ऑब्वियस स्लो क्यों होगा, बिकॉज़ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी इसलिए जल्दी नीचे आ जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए सर, collision theory is based on kinetic theory of gas, reaction is the result of collision between molecules, collision frequency is number of collisions per second per unit length, rate of reactions by molecule is given as this। सर ये पर यूनिट लेंथ नहीं होता, क्या होता है पर यूनिट, क्या होता है वॉल्यूम होता है, बाकी सब कुछ ऑब्वियस है। ये क्या हो जाएगा, collision frequency क्या होती है, नंबर ऑफ collision per second per unit वॉल्यूम होता है। रेट की वैल्यू दी हुई है, एक्सप्रेशन क्या हुआ है सर, रेट की वैल्यू क्या होती है, PZAB e की पावर माइनस E अपॉन RT, ये देख लो E अपॉन RT निकालते रहो। और मॉडिफाइड आर्हेनियस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा सर, इस केस में K की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, P × Z × E की वैल्यू E माइनस E RT। अरे एक मिनट, ये रेट कांस्टेंट है, नहीं रेट कांस्टेंट नॉन ऑफ दीस हो जाएगा, मुझे लगा रेट कांस्टेंट। हाँ चलो अब थोड़ा पुरानी वाली चीज याद करो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एस, पहले तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को चेक कर लेते हैं। जब आप क्वेश्चन को देख लीजिए, जो लोग करना चाहते हैं प्लीज वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि पुराने टॉपिक्स वाला है, अब आप करना चाहिए कर सकते हैं। रेट ऑफ P अपॉन 4 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ Q अपॉन 1, रेट ऑफ R अपॉन 2 और रेट ऑफ S अपॉन 2, यही होगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ S इज डबल देन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Q, सर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R ऑफ S इज नथिंग 2 टाइम्स R Q लिख सकता हूं, तो ये बात तो सही है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ S इज डबल द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Q। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Q इज 1/4 ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P, सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Q 1/4 ऑफ रेट ऑफ, ये भी सही स्टेटमेंट है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ R इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो सर ऑल ऑफ दीस आर स्टेटमेंट करेक्ट, ऑल ऑफ दीस आर करेक्ट।
चलिए क्वेश्चन देखिए भाई साहब, आपका चैप्टर फिनिश्ड है, आप चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा। Which of the following statements are correct about order of reaction? Order can be a fractional number, yes sir. Order of reaction is always experimentally, yes sir. Order of reaction is always equal to sum of stoichiometric coefficient of reactants in the balanced chemical equation for the reaction. नहीं, जरूरी नहीं है सर, बैलेंस रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐड नहीं करते, एलिमेंट्री स्टेप के एलिमेंट्री रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐड करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट गलत। ऑर्डर इज सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट एक्सप्रेशन, यस सर। 1 2 and 4 1 2 and 4 1 2 and 4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए बताइए, ये देख लीजिए, फॉलोइंग डेटा आपके पास सामने रखा हुआ है CS3। अब यहां से ही आप खुद निकाल लीजिए। सर एक बात बताइएगा, ध्यान सुनिएगा इस चीज को। सर इसको कांस्टेंट कर दीजिए, इसको आपने डबल किया, ये कितने टाइम्स हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। अगर आपने इसको डबल किया, वो कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हो गया। मतलब क्या होने वाला है, बता सकते हो क्या होने वाला है? अगर H2O को डबल कर रहे हो, H2O को डबल कर रहे हो और रेट अगर 4 टाइम्स बढ़ रहा है, अगर इसको डबल करने पे इसको 4 टाइम्स जा रहे हो, तो सर इसका मतलब 2 की पावर कितनी बाहर आएगी? 2 टाइम्स। तो सर वाटर का क्या हो जाएगा? 2। मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसकी पावर कितनी आएगी? 2। CS3Cl, सर CS3Cl को कंपेयर करना है तो H2O कांस्टेंट कर दो। और यहां देखो, इसको डबल किया, रेट क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। इसका मतलब इसकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो CS3Cl की पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। अब देख लो ऑप्शन में यही सब क्वेश्चन दिया होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद CS3Cl, CS3Cl के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है? 1 है। ऑर्डर ऑफ रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? CS3Cl का कितना होगा? 1, H2 का कितना होगा? 2। यही ऑर्डर होगा रेट एक्सप्रेशन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। अब सर देख लीजिए, रेट क्या था आपके पास, उसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, CS3Cl उसी पैराग्राफ का क्वेश्चन है। H2O की बात कर रहे हैं, H2O की पावर 2। सर कौन सा ऑर्डर हो गया? ऑर्डर 3 हो गया। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट याद है, यूनिट ऑफ के क्या होता है? मोल 1 - n, लीटर n - 1, सेकंड -1 क्या हो जाएगा? 1 - n, 3 थर्ड ऑर्डर है, मोल की पावर -2, लीटर 2, सेकंड -1, तो मोल -2 लीटर सेकंड क्या हो जाएगा? बी। गैसियस रिएक्शन है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस्ड टू 1/4, इनिशियल का 1/4 कर दिया। सर एक बात बताइएगा, रेट किस पे डिपेंड करेगा? सर K इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन V इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन V। मतलब मैं एक टाइप से बोल सकता हूं, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका स्क्वायर। आप वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हो तो रेट क्या होगा? बढ़ेगा। और किस टाइम में बढ़ेगा? सर वॉल्यूम को 1/4 से रिड्यूस कर रहे हो, 1/4 मतलब अगर रेट को वॉल्यूम 1/4 से करोगे तो रेट क्या होगा? 1/4 के स्क्वायर से बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा? 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। 16 टाइम 4 का स्क्वायर बाहर। सर ये रिएक्शन दी गई है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ध्यान सुनिएगा। रेट अब देखना, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जरूरी नहीं है, ये चीज दिमाग में रखिएगा, P का A का स्क्वायर। और सर ऑब्वियस है, किसने बोला सर ऐसा क्यों लिखा? एक बात बताओ, किसने बोला हमेशा रेट कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा? अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शन में कंसंट्रेशन के बदले क्या लेते हैं? प्रेशर लेते हैं। तो A का पावर 2, B की पावर 1। अब प्रेशर दोनों का ही बढ़ा दिया 3 टाइम्स, तो सर क्या बन जाएगा? रेट कितना हो जाएगा? सर 3 की पावर 2 बाहर आएगी और 3 की पावर 1, टोटल 3 की पावर 3, दैट इज 27 टाइम्स। रेट कितना बढ़ जाएगा? 27 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप सर रेट के बदले K × P की पावर ये कर लो, ये देख लो। सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि सर ए रिएक्टेंट क्या होगा? ऊपर होगा, रिएक्टेंट क्या होगा? ऊपर, प्रोडक्ट क्या होगा? नीचे। रिएक्टेंट क्या होगा? ऊपर, प्रोडक्ट क्या होगा? नीचे। ये देखिएगा, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ये कितना है? इनके बीच का जो एनर्जी गैप है हाँ 30 है। और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का कितना है? 249 है। इसका कितना है फॉरवर्ड का? 249। सर बैकवर्ड का पूछ रहा है तो बैकवर्ड का कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, 249 + 30 कितना हो जाएगा? 279। 249 + 30 कितना हो जाएगा? 279। सर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का और बैकवर्ड दोनों का दिया हुआ है। फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम है, आप खुद से सोच लीजिए। मान लो रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है। सर ये देखिएगा, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम है, कितना है? 30 है, और बैकवर्ड का ज्यादा है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ? सर प्रोडक्ट नीचे होगा, तभी आपका ये आ रहा है गैप। तो सर इस एनर्जी को ही हम लोग, सर ये प्रोडक्ट की एनर्जी कम है मतलब कौन सा रिएक्शन देख रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख रहे हैं। कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं आप? एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख रहे हैं। पक्का? चलो हो जाएगा सर। तो आज हम लोगों ने क्या क्या फिनिश कर लिया? आज हम लोगों ने क्या क्या फिनिश कर दिया? सर आज हम लोगों ने एक सिंपल चीज अपने पास फिनिश करनी चालू करी। हमने टेंपरेचर डिपेंडेंस खत्म कर लिया। यहां बोल सकते हैं कि भैया जो के है, आर्हेनियस थ्योरी कर ली, आर्हेनियस थ्योरी कर दिया, आर्हेनियस थ्योरी कर दी। आर्हेनियस थ्योरी के साथ साथ हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ा और फिर उसके हिसाब से जो जो चीजें अपने को दिखी हम लोगों ने पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया। आज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिया। तो भैया अब आपके हाथ में ये चैप्टर है, ना चाहते चाहते भी 3 दिन में आपके हाथ में ये चैप्टर जा चुका है। डीपीपी करते रहिए प्लस रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब चैप्टर बढ़ते जा रहे हैं। चौथा चैप्टर भी आज अपना फिनिश हो चुका है, फोर्थ चैप्टर भी स्क्रैच कोर्स में फिनिश हो चुका है। बस कुछ दिनों की बात है, हम आधा चैप्टर, आधा सिलेबस पार करने वाले हैं, क्योंकि 5 6 7 ये 3 4 चैप्टर जो मेजर है वही बचे। उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। रेडॉक्स और सरफेस केमिस्ट्री को बस ठीक है हम जान जाएंगे, लेकिन आपको भी पता है वो ज्यादातर अपने लिए अपने काम का उतना ही है। बस हाँ, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स और मेनली हम लोग बात करें उसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, यही मेजर 3 4 चैप्टर बचते हैं। नेक्स्ट क्लास से, कल की क्लास से हम लोग थर्मोडायनामिक्स चालू करेंगे। आई होप सब लोग केमिकल काइनेटिक्स साथ साथ फिनिश करेंगे। जो लोग भी बिना बैकलॉग के बिना उसके देते जाते हैं, सर लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं, लगातार चीजें कर रहे हैं, जो क्लास को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, प्लीज बेटा आज अपनी अटेंडेंस लगा देना। मैं एक बार जरूर चेक करूंगा कौन कौन से लोग बिना बैकलॉग के देख रहे हैं। अगर कोई बैकलॉग के साथ देख रहा है, आप यही बता सकते हो कि भैया कब आपका कितने पीछे आप चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको देखेंगे, उसके ऊपर क्या एक्शन हो सकते हैं। ओके, तो चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। नए चैप्टर के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।